नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। जैविक खेती धीरे धीरे पकड़ रही है रफ्तार, कोरोना काल में बढ़ी जैव उत्पादों की मांग। सितंबर के दौरान धान की करे सही देखभाल, कीटों और बीमारियों से करे फसल की हिफाजत। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। जम्मू और कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे हिस्सों में स्थित है और इसे अपनी प्राकृतिक सौंदर्य एवं संसाधनों के लिए जाना जाता है। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और वहां हुए विभिन्न गतिविधियों के बारे में डीडी किसान चैनल से खास बातचीत में क्या कुछ बताया, आइए देखते हैं। वहाँ पर भी ऑर्गेनिक के अंदर बहुत गुंजाइश है। ऑर्गेनिक खेती के अंदर वहाँ के किसान खेती करेंगे तो मैं सोचता हूँ उनको लाभ होगा। और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस वहाँ पर बने, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर इसका बजट का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ पर क्योंकि लद्दाख के अंदर जो है वहाँ पर एक अपन कह सकते हैं कि अब बर्फ़ अधिक रहती है, 6 महीने 7 महीने तक बर्फ़ ही रहती है। तो ऐसे में वहाँ पर पॉली हाउस का बहुत बड़ा उपयोग हो सकता है। तो इस दृष्टि से भी आने वाले समय के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट राज्य सरकार के द्वारा आएंगे या डायरेक्ट किसान भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से ले सकते हैं। तो ये योजना के अंदर हमने रखा है ताकि किसान उस पॉली हाउस के अंदर खेती अपनी फसल को सब्जी को बो सकते हैं, तो उससे उनको लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर एक याक का रीजनल सेंटर भी बनाया जा रहा है जो उसकी स्वीकृति हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय के अंदर लद्दाख भी मुख्य धारा के अंदर भारत की आएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का जो पैसा यहाँ से जो थोड़ा बहुत जाता था वो भी जम्मू और कश्मीर तक रुक जाता था, लेकिन लद्दाख के अंदर ये पैसा नहीं जाता था। तो अब जम्मू कश्मीर लद्दाख भी लद्दाख की कृषि भी निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। और दूसरा वहाँ पर हमने एक मेले का आयोजन किया है। आने वाली 27 तारीख को कृषि का मेला वहाँ पर रहेगा, जो वहाँ पर इंस्टीट्यूट है उसके अंदर ये रखा गया मेला। उसके अंदर पूरे राज्य के किसान वहाँ पर आएंगे और उस मेले के अंदर जो वहाँ की प्रोसेसिंग यूनिट है या किसान अपने उत्पादन से होने वाले उत्पाद को वहाँ पर लाएगा और उस मेले के अंदर सब कुछ देखने को वो उनको मिलेगा जो अपने खेत के अंदर भी वो कर सकते हैं और ख़ुद की प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाकर किसान अपने आप को आत्मनिर्भर कर सके। इस दिशा के अंदर उस मेले का आयोजन किया गया और उस मेले को लेकर पूरे लद्दाख प्रदेश के अंदर एक उत्साह है और किसानों के अंदर इस मेले को लेकर बहुत जिज्ञासा भी है। और निश्चित रूप से उस मेले के अंदर मैं भी जाने वाला हूँ और उस मेले के अंदर निश्चित रूप से वहाँ जो लोग आएंगे तो कुछ देखकर नई टेक्नोलॉजी, नई फसल है उनको वहाँ पर और किस तरह से कर सकते हैं, तो उन सारा चीज़ को वहाँ पर देखने को भी मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि अब लद्दाख भी आने वाले समय के अंदर एक कृषि के अंदर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रदेश होने वाला है, ऐसा मुझे निश्चित रूप से लगता है। खेतों में रसायनों के लगातार और अंधाधुंध इस्तेमाल ने कई समस्याएं पैदा की हैं। इनसे न सिर्फ फसलों में जहर घुल रहा है बल्कि मिट्टी, पानी और हवा में भी प्रदूषण फैल रहा है। यही वजह है कि सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। बढ़ती हुई आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा उत्पादन जरूरी है। इसीलिए किसान हजारों साल पुरानी कृषि परंपराओं की जगह रासायनिक तरीकों से खेती करने लगे। लेकिन ये रसायन बहुत ही घातक साबित हो रहे हैं। इनसे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति घट रही है और फसलों में जहर घुल रहा है। सिंचाई और बरसात के पानी के साथ ये रसायन भूजल में मिल जाते हैं, जिससे वो भी प्रदूषित होता जा रहा है। जहरीले फल और सब्जियां मानव शरीर में कई तरह की बीमारियां पैदा कर रही है। यही कारण है कि दुनिया भर में इन रसायनों के खिलाफ अब माहौल बनने लगा है और जैविक खेती बेहतर विकल्प बनकर सामने आई है। खेती की ऐसी विधि है जिसमें रसायनों के बगैर भी बेहतरीन उपज हासिल की जा सकती है।
इसमें नाडेप, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस स्लरी, हरी खाद, गोबर की खाद, मुर्गी की खाद और जैव उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए गौमूत्र, नीम की पत्ती का घोल या निम्बोली या फिर नीम खली उपयोग में आती है। इसके अलावा मट्ठा, मिर्च और लकड़ी की राख भी कीटों और बीमारियों से बचने में मददगार है। प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेत की मिट्टी में सुधार होता है और लोगों को शुद्ध फसलें मिलती है। कम सिंचाई की जरूरत होती है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है और लागत में कमी आती है। भारत में खेती के साथ साथ पशुपालन भी होता रहा है। हमारे किसान हजारों साल से खेतों में प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लोगों में भी अब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और वो जहरीले पदार्थों से मुक्त फल, अनाज और सब्जियों को पसंद करने लगे हैं। ऐसे में धीरे धीरे ही सही जैविक खेती रफ्तार पकड़ रही है। खास तौर से कोविड-19 के दौरान जब लोगों को प्रतिरोधक क्षमता की अहमियत का अंदाजा हुआ तो जैविक उत्पादों की मांग बढ़ गई। पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती पर सरकार काफी ध्यान दे रही है। 2015 में केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में जैविक खेती के वाणिज्यिक विकास के लिए एक योजना शुरू की। इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट यानी MOVC-DNER कहा गया। ये योजना 134 करोड़ रुपए के औसत वार्षिक आवंटन के साथ शुरू हुई थी और पिछले 5 साल के दौरान इसने 74,880 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया है। केंद्र सरकार पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को प्रमाणित करने का भी काम कर रही है। इससे किसानों की जैविक फसलें या उत्पादों की सीधे बाजार तक पहुंच हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रमाणित किया जा चुका है। अब बारी हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी राज्यों, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी बेल्ट, राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों की है। ये रासायनिक वस्तुओं के उपयोग से मुक्त क्षेत्र है और इनमें जैविक प्रमाणन की ज्यादा संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा अलग अलग किसानों को प्रमाणित जैविक श्रेणी में लाने के लिए जैविक प्रमाणीकरण सहायता योजना शुरू की है। ये काम परंपरागत कृषि योजना के तहत हो रहा है। भारत में अब 30 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र जैविक प्रमाणीकरण के तहत पंजीकृत है और धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा किसान इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं। खरीफ मौसम में धान सबसे महत्वपूर्ण फसल है। इस समय इसकी देखभाल बहुत जरूरी है क्योंकि ये वक्त कीटों और रोगों के पनपने का है। आइए देखते हैं कि धान में कौन कौन से कीट और बीमारियां लग सकती हैं और उनसे बचने के उपाय क्या हैं। धान में जैसे ही बाली बनना शुरू हो तो नाइट्रोजन की दूसरी और आखिरी खुराक टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे दे। अधिक उपज देने वाली उन्नत किस्मों में 30 किलो जबकि सुगंधित किस्मों के लिए 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डालना है। ध्यान रहे टॉप ड्रेसिंग करते समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। बालियां और फूल निकलते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अनुसंधान से ये बात साबित हुई है कि एक सिंचाई का पानी सूखने के 2 से 3 दिन बाद ही दूसरी सिंचाई करनी चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि उपज भी बढ़ती है। फसल में जीवाणुधारी रोग और जीवाणु झुलसा रोग हो रहा हो तो खेत से पानी निकाल दे और नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग बंद कर दे। एग्रीमाइसिन 100 का 75 ग्राम या स्टेप्टोसाइक्लिन 15 ग्राम के साथ 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को पानी में घोलकर छिड़के। ये छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार करना है। भूरा धब्बा बीमारी की रोकथाम के लिए जिंक मैग्नीज कार्बोनेट 75% का छिड़काव करें। धान की गर्दन तोड़ बीमारी सबसे भयंकर होती है। इसके लिए हिमोसान 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 7 से 10 दिन के बाद करना है। धान में तना छेदक कीट भी लग जाता है। ये धारीदार गुलाबी, पीले या सफेद रंग का कीड़ा है। इसकी गिडार ही नुकसान पहुंचाती है। बचाव के लिए डाइमैक्रॉन 590 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। लाइट ट्रैप से पकड़कर भी इसकी रोकथाम की जा सकती है। सितंबर में धान को भूरा फुदका कीट भी लग सकता है। ये कीट पत्तियों का रस चूस लेता है। इनके नियंत्रण के लिए खेत में लगातार पानी भरकर ना रखें और जरूरत के हिसाब से नीम ऑयल का इस्तेमाल करें।
पत्ती लपेटक कीड़े की सुंडी पौधों की कोमल पत्तियों के सिर की तरफ से लपेटकर सुरंग सी बना लेती है और अंदर अंदर खाती रहती है। इससे पत्तियों का रंग उड़ जाता है और वे सिर की तरफ से सूख जाती हैं। बचाव के लिए कीड़ों को लाइट ट्रैप पर इकट्ठा करके मार सकते हैं। धान के खेत से बदबू आ रही हो तो समझ जाइए गंधी बग का हमला हुआ है। इसके वयस्क और शिशु कीट दोनों ही खतरनाक है। ये दूधिया अवस्था में दानों से रस चूसकर उन्हें खोखला कर देते हैं और उन पर काले धब्बे बना देते हैं। गंधी बग के नियंत्रण के लिए या DDVP 76 EC का इस्तेमाल करें। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रबी विपणन सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों की MSP वृद्धि करने का निर्णय लिया है। आइए देखते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। सरकार ने एक बार फिर देश के किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अहम फैसला लिया है। सरकार ने मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए राबी फसलों की MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में जबरदस्त वृद्धि कर दी है। MSP में ताजा बढ़ोतरी से अब किसानों को गेहूं, रेपसीड और सरसों की उत्पादन लागत पर 100% तक का रिटर्न मिल सकेगा। 2013-14 में गेहूं की MSP 1400 रुपए प्रति क्विंटल थी। सरकार ने अब इसमें भी 40 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब गेहूं की MSP 2015 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। चने की MSP 2013-14 में 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर थी। अब 130 रुपए प्रति क्विंटल के इजाफे के साथ चने की MSP 5230 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दी गई है। 2013-14 में मसूर की MSP 2950 रुपए प्रति क्विंटल पर थी, लेकिन सरकार के ताजे फैसलों में MSP में 400 रुपए की बढ़ोतरी के साथ मसूर की कीमत अब 5500 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। 2013-14 में सरसों की MSP 3050 रुपए प्रति क्विंटल पर थी। सरकार ने अब इसमें 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। इसके साथ ही सीजन 2022-23 के लिए सरसों की MSP अब 5050 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं
कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण कदम कृषि के क्षेत्र में एमएसपी को 1.5 गुना करना सबसे बड़ा कदम था, जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर कहा गया था कि किसानों की अगर इनकम को बढ़ाना है तो हमें उसकी लागत का 1.5 गुना देना होगा। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को पेश करने के बाद में जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार ने कभी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और उसको लागू नहीं किया, जिसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू किया और उसके अंदर जो एमएसपी है उसको 1.5 गुना किया गया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी जो रबी की फसल का जो एमएसपी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है उसके अंदर गेहूं के अंदर जहां एमएसपी है उसकी लागत से दुगनी रेट के अंदर गेहूं की एमएसपी निर्धारित की गई है। एमएसपी जैसा कि गेहूं के अंदर 2015 रुपये है, जबकि एमएसपी के अंदर उसकी मूल लागत है वो 1008 है। वहीं अगर सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर भी 100% वृद्धि हुई है, जो एमएसपी पर लागत है उस लागत से 100% अधिक है। इसी तरह से दाल के अंदर मसूर की बात करें तो आज 79% अधिक है और जौ के अंदर भी 60% अधिक है और चना के अंदर भी 74% लागत से अधिक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि आज एमएसपी से 1.5 गुना ही नहीं उससे अधिक लागत पर किसानों की एमएसपी निर्धारित की गई है। तो मैं सोचता हूं कि जो किसानों के हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय किए जा रहे हैं वो अभूतपूर्व और एक ऐतिहासिक निर्णय है और किसानों को आने वाले समय में लाभ देने वाले हैं, किसान की इनकम को बढ़ाने वाले हैं। उसी के निमित्त चाहे वो किसान सम्मान निधि का पैसा हो, चाहे किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का विषय हो, ये सारे किसानों के लिए किए जा रहे हैं। किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा के अंदर भारत सरकार काम कर रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर स्थित गांव बनवाड़ में किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आईएआरआई के निदेशक डॉक्टर एके सिंह ने किसानों को संबोधित किया और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बीज वितरण भी किए गए। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम में, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बम्बावार गांव में हैं और यहाँ पर हम एक अनुसूचित जाति उप परियोजना का कार्यक्रम जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चलाया जा रहा है उसके तहत हम लोगों ने पिछले सीजन में धान की जो प्रजातियां हैं उसमें खासकर पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 इसका बीज किसानों को दिया था। और विशेष रूप से वो किसान जो गरीब रेखा से नीचे हैं और अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं उनके जीवन स्तर को किस प्रकार से हम बेहतर बढ़ाएं कृषि के माध्यम से, यही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो ये किसान अपने यहाँ ये फसलें लगाए हुए हैं और उनको समसामयिक जानकारी देने के लिए फसलों में कीट प्रबंधन किस प्रकार से करें, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करें और दवाओं का संतुलित प्रयोग किस प्रकार से करें कि फसल के अंदर किसी प्रकार का अवशेष नहीं आए, इस तरह की सारी जानकारी देने के उद्देश्य से इस गोष्ठी का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं अब रबी का मौसम शुरू होने वाला है तो उसमें बिजाई के लिए सरसों, चना, मसूर और गेहूं की प्रजातियों का बीज वितरण भी हम लोगों ने किया। इसी प्रकार से फिर रबी सीजन में भी करीब फरवरी मार्च के महीने में दोबारा हम लोग आएंगे और किसानों से चर्चा करेंगे। तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से पूसा संस्थान की तकनीकियों को हम किसानों तक ले करके जाएं और विशेष रूप से जो किसान गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके जीवन स्तर में किस प्रकार से बदलाव लाएं।
चला है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए बढ़ते हैं आगे। दलहनी फसलें प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। दालों की उपज के मामले में भारत पहले नंबर पर है, लेकिन यहाँ खपत भी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सबसे ज्यादा उपज के बावजूद हमें दालें आयात करनी पड़ रही है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान दालों के मामले में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ गया है। भारत की प्रमुख दलहनी फसलों में अरहर, चना, मटर, मूंग, मसूर और उड़द वगैरह शामिल है। विश्व की 90% अरहर, 75% चना और 37% मसूर भारत में ही उपजती है। सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में होता है। कुल उत्पादन में इन राज्यों की हिस्सेदारी करीब 77% है। बाकी के 23% दलहनी फसलें गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और झारखंड में उगाई जा रही है। 2013-14 में 1 करोड़ 92 लाख टन के करीब दालें उपजी थी। इस साल उनकी उपज तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। कृषि मंत्रालय का अनुमान है कि इस बार इनकी पैदावार 2 करोड़ 57 लाख टन तक पहुंच जाएगी। वैसे सरकार ने 2 करोड़ 56 लाख टन का ही लक्ष्य निर्धारित किया था। भारत को करीब 2 करोड़ 65 लाख टन दालों की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा देश दलहन उपज में आत्मनिर्भर बनने के बहुत करीब है। लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो गया। देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों को दालें उगाने के लिए प्रेरित किया और इनका भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया। इतना ही नहीं, दालों के किसानों को सरकारी खरीद के दौरान बोनस का भी इंतजाम किया गया। इन कदमों से किसान दलहनी खेती की ओर प्रेरित हुए और पैदावार में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। ज्यादा उपज में हमारे वैज्ञानिकों का भी योगदान कम नहीं है। उन्होंने अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा उपज वाले बीज तैयार करके दालों की किल्लत को दूर किया है। भारतीय वैज्ञानिक 500 से भी ज्यादा उन्नत किस्में तैयार कर चुके हैं। हमारे देश में लोग बड़े पैमाने पर दालों का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत के हिसाब से आपूर्ति न होने के कारण लोगों की थाली में दाल की मात्रा कम हो रही है। 1951 में रोजाना प्रति व्यक्ति दाल की उपलब्धता 60 ग्राम थी, जो 2010 में घटकर 34 ग्राम के आसपास रह गई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार ये मात्रा 80 ग्राम और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 104 ग्राम होनी चाहिए। चूँकि दाल प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए पोषण सुरक्षा में इसका बड़ा योगदान है। ज्यादा उपज से प्रति व्यक्ति ज्यादा दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी और इससे कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी। वैसे किसानों के लिए दलहनी फसल बोने के दोहरे फायदे हैं। इन्हें बोने से फसल तो मिलती ही है, खेतों की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इन्हें अंदर फसल के रूप में भी उगाया जा सकता है। एलोवेरा का जिक्र भारतीय पौराणिक साहित्यों में भी मिलता है। दरअसल संस्कृत में एलोवेरा को ही घृत कुमारी कहा जाता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का काफी अहम योगदान है। आइए जानते हैं इसकी खेती के बारे में। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की। पूरी दुनिया आज अच्छी सेहत से लेकर नायाब सुंदरता के लिए जिस एलोवेरा की मुरीद बनी हुई है, उसका भारतीय संस्कृति और इतिहास से बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। एलोवेरा का जिक्र भारतीय पौराणिक साहित्यों से भी मिलता है। दरअसल संस्कृत में एलोवेरा को ही घृत कुमारी कहा जाता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का काफी अहम योगदान है। इसे इंसान के तन और मन को संतुलित रखने वाली जादुई औषधि माना गया है। अपने नायाब गुणों के कारण ही इसे वीर रसायन की उपाधि भी दी गई। सिर्फ भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि मिस्र से लेकर सुमेर की प्राचीन सभ्यताओं में भी एलोवेरा की चमक दिखाई देती है।
यहाँ तक कि बाइबल में भी इसके फायदों का जिक्र है, जिसे प्रकृति से मिला एक बेहतरीन तोहफा बताया गया है। कोरोना महामारी के समय जब इम्यूनिटी को मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है, उसमें एलोवेरा अपने चमत्कारिक गुणों के कारण एक मजबूत ढाल बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इतने कीमती पौधे के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता हो और इसकी अधिक से अधिक खेती की जाए, इसके लिए सरकार काफी सराहनीय काम कर रही है। आयुष मंत्रालय की ओर से भी औषधीय पौधे के रूप में एलोवेरा को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। बात अगर एलोवेरा की खेती की करें तो इसकी खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। एलोवेरा को साल में 2 बार बोया जाता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार फरवरी मार्च में। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां ज्यादा पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है, यानी हर 25 दिन पर 1 बार। बारिश के मौसम में तो आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती। हाँ, इसके खेतों से खरपतवार निकालना काफी जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई कर ले। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे। अब बात कर लेते हैं एलोवेरा की किस्मों की। पूरे विश्व में एलोवेरा की लगभग 180 किस्में मिलती है। इनमें से कुछ किस्मों को भारत, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, थाईलैंड, चीन और ईस्ट व वेस्ट इंडीज में लगाया गया है। पश्चिमी हिमालय की शुष्क घाटियों में एलोवेरा काफी अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। एलोवेरा की खास बात यह है कि एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत मिलती है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दें। एलोवेरा की फसल दूसरे साल से 5वें साल तक पत्तियों की उपज देती है। हर 3 महीने में प्रत्येक पौधे की 3 से 4 पत्तियों को छोड़कर बची हुई सभी पत्तियों को तेज धार वाले हंसिए से काट लेना चाहिए। हर कटाई में लगभग 12 से 20 टन प्रति हेक्टेयर पत्तियां मिलती हैं। पत्तियों में 80 से 90% पानी होता है, इसलिए पत्तियों को धूप में डालकर सुखाया जाता है। एक बार लगाने के बाद कई साल तक फसल ली जा सकती है। आयुष मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों के कारण औषधीय पौधे के रूप में एलोवेरा लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है। इसी के साथ आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। अब आप हमारे कार्यक्रम को सिर्फ एक QR कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल पर आत्मनिर्भर भारत के सभी प्रसारित कार्यक्रम दोबारा देखकर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।